Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस सेक्टर की टॉप अपडेट्स को। और आज की अपडेट की शुरुआत करेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ से आई एक बड़ी अपडेट से। डीआरडीओ ने अपडेट के माध्यम से यह बताया है कि वो इस समय एक हाईली कस्टमाइज हेलिना यानी हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग मिसाइल को तैयार कर रहे हैं, जो कि एक थर्ड जनरेशन की फायर एंड फॉरवर्ड क्लास की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे एएलएच रुद्र और एलसीएस प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाएगा। और बहुत जल्द अब इस मिसाइल के जो हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस हैं और यूजर ट्रायल्स हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि हेलिना ने ऑलरेडी अपने जितने भी यूज़र ट्रायल्स हैं उनको लास्ट ईयर ही कंप्लीट कर लिया था, और लास्ट ईयर का जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट किया गया था तो इसने एक सिमुलेशन के दौर पर एक टैंक को टारगेट किया था, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि इसके सारे जो टेस्ट हैं वो सफल हो चुके हैं और अब बड़ी संख्या में इनके जो ऑर्डर्स हैं वो भी प्लेस किए जाने हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी डीआरडीओ से ही आ रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय शोल्डर लॉन्च मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए एक लो रिकॉयल लॉन्च ट्यूब को विकसित कर रही है, ताकि MP-ATGM जो है इसको शोल्डर से लॉन्च किया जा सके किसी सोल्जर के द्वारा। क्योंकि अभी तक जो टेस्ट किए गए थे या फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की भी अगर हम बात करें तो जब MP-ATGM के फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट किए गए थे तो उसे एक मेकशिफ्ट ट्राइपॉड स्टैंड से फायर किया गया था। लेकिन अब डीआरडीओ ये चाहती है कि एक ऐसे दो रिकॉयल लॉन्च ट्यूब को विकसित किया जाए जो कि काफ़ी कम रिकॉयल के साथ में आए, ताकि कभी भी कोई सोल्जर जो है जब इसे अपने शोल्डर से फायर करे तो वो इसके फोर्स को मैनेज कर सके, किसी प्रकार की उसको चोट ना आए या किसी प्रकार की जो दिक्कतें हैं उनका सामना सोल्जर्स को ना करना पड़े। और इसके लिए बाकायदा डीआरडीओ सिर्फ लॉन्चिंग मैकेनिज्म पे ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि जो बूस्टर एनर्जी है उसको भी फाइन ट्यून कर रहा है, ताकि जो रिकॉयल है उसको कम किया जा सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एरो इंडिया 2023 से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि एरो इंडिया 2023 के लिए अब तक तकरीबन 550 कंपनियों ने रजिस्टर कर लिया है। ये एरो इंडिया का 14वां एडिशन है, जिसे बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। संभावनाएं प्रबल है कि आने वाले समय में जो फिगर्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो रिस्पांस रहा है वो ट्रेमेंडस रहा है, और जितने भी स्पेस अभी तक ऑफर किए गए थे वो सभी बुक हो चुके हैं। अच्छी बात ये थी कि 31 दिसंबर 2022 को एक एडिशनल हॉल ओपन किया गया था, जिसकी बुकिंग इस समय चल रही है। आने वाले 9 जनवरी 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके एम्बेसडर को ब्रीफ किया जाएगा तैयारियों के बारे में, और भी दूसरी ज़रूरी बात है जिनके लिए वहाँ पर उनको ब्रीफ किया जाएगा। अब अगर हम एडिशनल रिपोर्ट की बात माने तो भारतीय वायुसेना के कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके दर्शन हमें यहाँ पर हो सकते हैं। हालांकि अब हम रोल आउट की गारंटी तो नहीं लेते कि तेजस मार्क 2 का आपको रोल आउट देखने को मिलेगा या कोई चमत्कार होता दिखाई पड़ेगा, लेकिन एशियन रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर यूएस एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि ये भी सिर्फ संभावनाएं ही हैं, अब इसके बारे में स्पष्ट तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ रूमर्स ऐसे आए हैं जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि शायद हमें F-15EX भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए, लेकिन वो हमें 13 फरवरी को ही देखने को मिलेगा जब एरो इंडिया की शुरुआत होगी, और उसी समय जितने रूमर्स हैं वो कितने सच हैं इसके बारे में पता चलेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है ब्रह्मोस कॉरपोरेशन से। ब्रह्मोस कॉरपोरेशन के एक्स CEO और MD डॉक्टर सुधीर मिश्रा सर ने मीडिया से बात करते हुए कुछ दिलचस्प बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल न सिर्फ आज बल्कि आने वाले एक दशक तक अनबीटेबल रहेगी, और किसी भी वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इसको मार गिरा पाना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक स्टडी कैरी आउट की गई थी वेस्टर्न बैक थिंक टैंक के द्वारा, जहां पर उनकी स्टडी में ये पाया गया कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मार गिरा पाना इतना आसान भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फायर की जाती है तो उसको मार गिरा पाने के चांसेस बनते भी हैं, लेकिन अगर मल्टीपल ब्रह्मोस किसी टारगेट पर फायर की जाती हैं तो चांसेस काफ़ी कम है कि उनको इंटरसेप्ट किया जा सके। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इतनी कैपेबल हैं कि सिर्फ 2 से 3 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसी भी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डुबोने में सक्षम है या उसे पूरी तरीके से विकलांग करने में सक्षम है। वहीं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसी भी लार्ज वॉरशिप को आसानी से अपना निशाना भी बना सकती है और उनको मार भी सकती है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें कहीं ना कहीं एक बार मिल भी चुका है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के अंदर घुसी थी, और पाकिस्तान के जो सबसे एडवांस कहे जाने वाले चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने भी इसको डिटेक्ट करने में असमर्थता दिखाई थी। यानी पाकिस्तान के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में ब्रह्मोस को देखा भी नहीं जा सका था। इनफैक्ट हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान को कई घंटों बाद पता चला कि उनके यहाँ पर जो मिसाइल आके गिरी है वो ब्रह्मोस है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर सुधीर मिश्रा का जो ये दावा है ये सत्य भी प्रतीत होता है।
हमारी अगली अपडेट एक ऐसे विषय पर है जिसने कल से सबकी दिलचस्पियां बढ़ाई हैं और वह है भारतीय नौसेना के पीए टाइप पोसाइडन की एक उड़ान जो श्रीनगर से शुरू होती है और दिल्ली में आके ख़त्म होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार श्रीनगर से दिल्ली तक आने में ऐसा क्या हो गया कि इस पर चर्चाएं शुरू हुई हैं। दरअसल चर्चा का विषय श्रीनगर से दिल्ली आना नहीं है बल्कि पीए टाइप पोसाइडन का फ्लाइंग पाथ है। श्रीनगर से उड़ान भरने के बाद जम्मू, पंजाब, फिर पंजाब से बीकानेर यानी राजस्थान और फिर दिल्ली यानी श्रीनगर से शुरू हुआ सफ़र जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर्स के किनारे किनारे से होता हुआ दिल्ली तक पहुंचा है। और इसलिए माना जा रहा है कि इस समय भारतीय थल सेना के कहने पर जो इंडियन नेवी का पीए टाइप पोसाइडन है वो बॉर्डर एरियाज पे जो रिकॉनेसेंस और सर्विलेंस मिशन है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। इसके पहले भी भारतीय नौसेना के जो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स थे उनको स्पॉट किया गया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास उत्तराखंड में और फिर लद्दाख में भी उन्हें स्पॉट किया गया था। इसमें माना जा रहा है कि इस समय भारतीय नौसेना के जो एसेट्स हैं उनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी के रिक्वेस्ट में किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिस पे चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं और यह है राफेल M का भारतीय नौसेना में चुना जाना। इस पे दो बड़ी स्टोरीज सामने आई है। पहला तो ये है कि भारत अगर 26 की संख्या में वाकई राफेल M को खरीद चुका है तो भारतीय नौसेना को राफेल के जो सबसे एडवांस वेरिएंट हैं जिनको क्लेम किया जा रहा है कि वो राफेल F4-1 स्टैंडर्ड के हैं जिसे ऑलरेडी फ्रांस की नौसेना के द्वारा टेस्ट किया जा चुका है वो मिलेंगे। जी हाँ, 26 की संख्या में जो राफेल M इंडियन नेवी को मिलेंगे अगर रिपोर्ट सही है तो वो F4 स्टैंडर्ड के होने वाले हैं। वहीं फ्रांस की साइड ने यह भी कहा है कि अगर भारत तकरीबन 90 से 100 के बीच में राफेल का एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करता है तो भारत में जो राफेल की प्रोडक्शन लाइन है उसको भी सेट करने के लिए वो तैयार हैं। और अभी देखना ये है कि क्या भारत कितनी संख्या में राफेल का ऑर्डर प्लेस करता है। वहीं फ्रांस ने यह भी कहा है कि अब अगर भारत कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है राफेल का तो पुराने 36 राफेल की जो डील हुई थी भारत के साथ उससे कम दाम में भारत को राफेल ऑफर किए जाएंगे। हालांकि फ्रेंच मीडिया ऑलरेडी ये क्लेम कर चुकी है कि भारतीय वायुसेना भी राफेल F4 स्टैंडर्ड को लेकर के इच्छुक है और इनफैक्ट एक बीच तो रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि उन्होंने ये दावा तक कर दिया था कि भारत ने जो राफेल F4 है उसको खरीद लिया है वायुसेना के लिए, लेकिन अभी तक उसको इंडिया के द्वारा कंफर्म नहीं किया गया है। यानी आने वाले दिनों में जो रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार क्या सही है रिपोर्ट जो फ्रांस से आ रही हैं या सिर्फ ये एक महज र्यूमर हैं। जैसा कि आपको डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में बताया गया था कि भारतीय वायुसेना और जापान की वायुसेना के बीच में जो एक एरियल एक्सरसाइज है जिसका नाम वीर गार्डियन है वो शुरू की जाएगी 2023 में। तो फाइनल कंफर्मेशन इंडियन एयरफोर्स ने दे दी है कि ये एक्सरसाइज 12 से लेकर के 26 जनवरी 2023 तक आयोजित करी जाएगी, जहां पर जापान के रिक्वेस्ट में भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट जिनकी संख्या 4 है, C-17 ग्लोब मास्टर जिनकी संख्या 2 है और एक IL-78 टैंकर के साथ पहुंचेगी। और यहां पर भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI जापान के F-15 जो ईगल्स हैं उनके साथ एक्सरसाइज का हिस्सा बनेंगे। दरअसल जापान ये चाहता है कि भारत के जो Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इसी तरह के एयरक्राफ्ट चाइना के द्वारा भी ऑपरेट किए जाते हैं, लेकिन जापान को अभी इन एयरक्राफ्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए अलग अलग एक्सरसाइजेज में वो भारत के जो फाइटर पायलट्स हैं उनके साथ बात करेंगे, एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और कैसे इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक है रशिया के इस प्लेटफॉर्म की उसको भी समझने की कोशिश जापान के द्वारा की जाएगी। तो अभी तक आपने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।